आज हम लोगों ने सिस्टम्स शुरू करने हैं। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक एक करके तैयार करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है। उसके अलावा जो है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अगर हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन टंग में नाम देखें तो उसे निज़ाम इन्हिज़ाम भी कहते हैं। और इसको अगर हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो जो हम लोग खुराक खाते हैं, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, इनटेक करने के बाद उसका रूट का क्या है, माउथ से वो आगे जब हम लोग निगल रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रही है। तो हमारा जो खुराक का रूट है, अगर हम लोग इस डायग्राम से देखें तो सबसे पहले माउथ से आपकी जो फूड है, गले से होते हुए, मतलब फेरिंग्स, गले से होते वक्त आपकी जाएगी एसोफेगस में। एसोफेगस जो है, ये इसको आप फूड कनाल भी कहा जाता है, खुराक की नाली या फूड कनाल। एसोफेगस जो है अपने एक साइड से स्टमक में इनक्लोज होती है और स्टमक के अंदर आपका फूड जो है वो जाता है। यहाँ पे फूड को तोड़ा जाता है, उसको जो है एसिड के साथ मिक्स किया जाता है। प्रोटीन्स की डाइजेशन इधर ही शुरू हो जाती है। फिर इसका एक बोलस सा बनाकर आगे फॉरवर्ड किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर ये जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर से ये जाके सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी फूड जाती है तब तक वो जो है मोस्टली फूड जो है वो आपकी इस फॉर्म में आ चुकी होती है कि वो अब डायरेक्ट आपकी एब्जॉर्ब होगी। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आइंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, स्टार्च आती है, ये टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं ड्यू टू एंजाइम्स, ड्यू टू अदर थिंग्स। आपके जो गॉल ब्लैडर है उसकी सिक्रीशंस आपके गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आती हैं, आपके पेंक्रियाज की सिक्रीशन आपकी गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आती हैं। और उन सिक्रीशंस के अंदर जो हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपकी खुराक को डाइजेस्ट करने में, आपकी खुराक को तोड़कर उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाती है तो वो मोस्टली तौर पे एब्जॉर्ब भी हो चुकी होती है। ठीक है, लास्ट इंटेस्टाइन में रिमेनिंग एब्जॉर्प्शन जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और लास्ट में रेक्टम के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है फीसिस, और फिर एनस के थ्रू जो है वो फीसिस बॉडी से निकाल देते हैं। ये जो कंप्लीट रूट है ये मसल से बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसमें कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है। तो बिकॉज ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होकर एनस से सिर्फ और सिर्फ मसल से बना हुआ है, इस वजह से इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर इसका एसेसरी ऑर्गन है, लिवर इसका एसेसरी ऑर्गन है, पेंक्रियाज इसका एसेसरी ऑर्गन है, जिस यहाँ से सिक्रीशंस जो हैं जो बनती हैं, जो है आपको डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये वर्टिकली जो है आपकी बॉडी में स्ट्रेट सामने, वर्ड हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, वर्टिकल मतलब फ्रंट व्यू, एंटीरियर व्यू से दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से शुरू होगा और एनएस पे एंड होता है। ये अभी मैंने डायग्राम से आपको शो किया था। अब अगर हम लोग इसकी जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसके एक दफ़ा दोबारा हम लोग कंपोनेंट्स या इसके पार्ट्स देखें। सबसे पहले इसका आएगी ओरल कैविटी। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स बताए हुए हैं ये तरतीब वाइज ही बताएं। सबसे पहले ओरल कैविटी आएगी, देन फेरिंग्स मतलब गला, थ्रोट, देन एसोफेगस फूड कैनाल, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम। अब लास्ट में इन्होंने लिखे हुए लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास। यहाँ पे नीचे इन्होंने बताया कि लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास जो हैं ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ये हमारी बॉडी में अगर नहीं मौजूद होंगे तो जो है हमारी फूड की डाइजेशन में जो मसला होता है, डाइजेशन नहीं होती। और ऐसा नहीं होगा कि इनके ना होने से, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के ना होने से डेथ नहीं होती। लिवर का एक और काम भी है, लिवर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो लिवर जो है आपके वाइटल ऑर्गन्स में भी आता है। तो उसके बगैर जो है ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी सरवाइव नहीं कर सकेगी। लेकिन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एज अ एसेसरी ऑर्गन है। मतलब अगर ये नहीं होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ओवरऑल आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी और आपको की बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे रहेंगे और फेटल हो जाएगा, मतलब जानलेवा भी हो सकता है।
अब हम एक एक जो है इसके ऑर्गन को अगर हम पढ़ें, तो ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी जो माउथ है, माउथ स्पेस इरेगुलर स्पेस है। हर इंसान के अंदर जो माउथ स्पेस है उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है? कुछ की स्पेस ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की शेप अलग है, कुछ की शेप अलग है। ओरल कैविटी के अंदर लिप्स आ जाते हैं, चीक्स आ जाती है, गम्स आ जाते हैं, टंग आते हैं, और पैलेट, पैलेट होता है तालू, तालू को कहते हैं। उसके अलावा अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं आपके ओरल कैविटी के अंदर? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, स्मॉल बकल ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये चारों ग्लैंड जो है ना, ये स्लाइवा बनाते हैं, ठीक है? ये चारों के चारों ग्लैंड स्लाइवा बनाते हैं। जब आप लोग अपनी फिजियोलॉजी में जो है गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग तब पढ़ेंगे कि ये सारे ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे मौजूद होते हैं, और कितना कितना स्लाइवा बनता है। ये हैं चारों माउथ में। हम लोगों ने भी फंक्शन नहीं पढ़ना, हम लोगों ने भी चेयर स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारा ऑर्गन था फेरिंग्स। फेरिंग्स मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स जो है वो गले को भी कहते हैं। फेरिंग्स जो है, मतलब मैंने आपको कॉमन लैंग्वेज में बताया कि आप फेरिंग्स में कह सकते हैं कि ये जो है ना गला है। ये वो स्पेस है जो आपकी नेजल कैविटी को, आपकी ओरल कैविटी को और आपके ईयर्स को आपस में लिंक करते, कहते हैं ना ENT, आई जो है नोज ईयर एंड थ्रॉट। तो ये वो जगह है जो इन तीनों चीज़ों को जो है कंबाइन करती है, लिंक करती है। तो उसके अलावा जो है ये है, इसकी अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो 5 to 6 इंचेस की एक स्पेस है। कैविटी अंदर से खाली है, और नोज एंड माउथ को वो और लेरिंग्स को ये कनेक्ट करेगी। इसके मज़ीद 3 पार्ट्स हैं। नेजोफेरिंग्स जो नोज के साथ लिंक्ड है उसका पार्ट, ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी के साथ है, और लेरेंजियल फेरिंग्स जो कि लेरिंग्स के साथ जो फिक्स्ड है उसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं, और उसको लेरेंजियल फेरिंग्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एसोफेगस। एसोफेगस जो है इसको आप फूड कनाल भी कहते हो, या इसको जो है इसका दूसरा नाम नॉर्मल जो है कॉमन लैंग्वेज में इसको खुराक की नाली भी कहा जाता है। इसकी अगर हम लोग एनाटमी देखें तो ये 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, और इसकी जो चौड़ाई है, मैं आपको इसको डायग्राम से एक दफ़ा फिर बताती हूँ। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप लोगों को एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे, MCQs में आ सकते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? ये फूट कनाल थी। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि माउथ से जो है फेरंग से शुरू होकर स्टमक पे क्लोज हो रही है। इसकी थोड़ी सी हम एनाटमी के बारे में अगर पढ़ें, तो इसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग है, और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, मतलब जो उसके चौड़ाई है उसकी 2 सेंटीमीटर है। और ये मीडियल प्लेट जो है प्लेट के वो, मतलब मीडियल लाइन के पास मौजूद है। वो लाइन जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट वाज मीडियल लाइन। तो ये बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इन थॉरेक्स रीजन कौन सा था? जिसमें आपके रिब केज आता है, वो आपका थॉरेक्स रीजन है। जो आपके, जिसमें आपका हार्ट, रिब केज, लिवर और लंग्स आते हैं, वो आपका थॉरेक्स रीजन है। ये हमने वर्टेब्रल कॉलम में भी थोरेसिक रीजन पढ़ा है। ये मैं जब आपको सरफेस एनाटमी में स्ट्रक्चर बता रही थी अ, उसका स्केलेटन का, तभी मैंने आपको थोरेसिक रीजन या थॉरेक्स रीजन बताया था। और ये वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट की तरफ मौजूद होता है, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, और इसके पीछे ट्रकिया होती है। ट्रकिया क्या है? ये एयर कनाल है, हवा की नाली, जिससे आप सांस ले रहे हो, जो आगे लंग्स में जाके ओपन होती है। और उसके अलावा जो है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? फेरिंग से ये स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ पे होती है? स्टमक पे ये एंड होती है। एसोफेगस हो गया। एसोफेगस कहाँ पे एंड हो रहा था? स्टमक पे। अगर हम स्टमक के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, तो आपका पूरा का पूरा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है ये मसल का है। जस्ट स्टमक नहीं, आपका पूरा का पूरा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो मस्कुलर है। आपकी एसोफेगस भी मस्कुलर है, आपका स्टमक भी मस्कुलर है, आपके इंटेस्टाइन्स भी मस्कुलर है। मस्कुलर बैग है जो कि ऊपर की तरफ से एसोफेगस को अटैच करता है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से अटैच करता है? ड्यूडिनम से अटैच करता है, ड्यूडिनम से। जे शेप्ड है। डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए इसकी। इसकी लेंथ जो है वो 10 इंच है, और हम इसको जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने, मैं आप लोगों को अगर इजीली बताऊं तो, ये सबसे ऊपर यहाँ पे एक क्लोजिंग होती है, चीज़ें अंदर एंटर हो जाए तो वापस ऊपर ना जा सके। एक क्लोजिंग ये है, और एक क्लोजिंग ये है। इसको कार्डिक एंड और इसको पाइलोरिक एंड भी कहते हैं। अब इसको कार्डिक एंड भी कह सकते हैं, कार्डिक नॉच भी कह सकते हैं, और इसको पाइलोरिक एंड भी कह सकते हैं, और पाइलोरिक नॉच भी कहा जा सकता है।
एक स्टार्टिंग का जो है देखना है नोजल, और एक एंडिंग की, ये दो हमारी हो गई लेबलिंग्स। फिर आपकी जो कंप्लीट बॉडी है, ये कंप्लीट बॉडी जिसमें फूड एंटर होता है और इसमें आपका HCl सिक्रीट हो रहा है, उसके अलावा और जो है बहुत से एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट हो रहे हैं, इस पूरी की पूरी बॉडी को फंडस कहते हैं। मतलब फंडस एंड बॉडी आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं। फंडस का मतलब बॉडी है, बॉडी का मतलब फंडस है, ठीक है। तो इसको फंडस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जे शेप्ड है और 10 इंच लेंथ है, ये सारी चीज़ें विद डायग्राम, आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके जो है ये ड्यूडिनम पे क्लोज हो रहा था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ें तो ये स्टमक से शुरू होती है और इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर खत्म होती है। इलियोसिकल जंक्शन जो है वो इलियो मतलब इलियम, सीकल जो है वो सीकम रीजन है इंटेस्टाइन का। इलियोसिकल मतलब जहाँ पे इलियम खत्म हो रही है और सीकम शुरू हो रही है, उनका जंक्शन मतलब उनकी बाउंड्री। इलियोसिकल जंक्शन का मतलब है कि जहां पे इलियम खत्म हो रही है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है, और सीकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। जहां पे एक चीज स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है सीकम, उनका जंक्शन मतलब उनकी बाउंड्री, उस बाउंड्री तक है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, स्टमक से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, इलियोसिकम जंक्शन के ऊपर। ये बात आपको समझ आई है। उसके बाद जो है इसकी टोटल लेंथ आप नोट करें, मेल्स के अंदर जो है इसकी 7.1 मीटर है। यूनिट भी नोट करना है, ये ना हो कि आपको MCQ में आए और उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स के साथ उस क्वेश्चन को डिटेल में लिखा जाए और आप उसको क्लियर ना कर सको। आप सेंटीमीटर कर दो, आप किलोमीटर के ऊपर टिक कर दो, तो यूनिट के ऊपर भी आपने करना है। 6.9 जो है वो जो है 6.9 मेल में है और 7.1 फीमेल में है। और एवरेज जो है वो 4.6 टू 9.8 तक भी जाती है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर कर सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी बॉडी कैविटी में मौजूद होती है और इसके गिर्द लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये डायग्राम में देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी फोल्डिंग ज्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इसके गिर्द मौजूद है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला था ड्यूडेनम, हमने स्टमक के साथ देखा था कि स्टमक के साथ ड्यूडेनम वाला पार्ट अटैच था। देन जुजिनम आता है, देन इलियम आता है। अब इलियम के आप स्पेलिंग देख लें, ILEUM। अब ILIUM जो है ये इलियम जो है, ये भी एक आपकी बॉडी में मौजूद होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि ILEUM कहाँ पे होता है, इलियम जो है। अब आगे इन्होंने इसकी साइज भी लिखे हुए हैं, 2.5 टू 3.8 मीटर ड्यूटेनम है। जिजिनम जो है वो 2.5 मीटर तक होता है और इलियम 2 to 4 मीटर तक होता है। बच्चों जितने भी ये फैक्ट्स एंड फिगर, जितनी वैल्यूज हैं, कोई भी आपको MCQ में आ सकती है, कोई डायग्राम नहीं स्किप करनी है आपने। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको पेपर में आ सकती है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि आपका 15 पेजेस की एनाटमी और 30 नंबर का उससे पेपर आना है। आपने कोशिश करनी है कि आप इसको कंप्लीटली तौर पे अच्छे तरीके से याद करें। देन हमारे पास आती हैं विलाय। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप से अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक दाने, वैसे तो हमें आम आंख से अगर देखें विदाउट माइक्रोस्कोप तो आपको लगेगा कि दानेदार स्ट्रक्चर है, खुरदुरी खुरदुरी सी जो है ना वो सरफेस है। लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में देख के हमें ये पता चलता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उंगली नुमा साख्ते हैं। उंगली नुमा साख्ते, वो जो छोटे छोटे आपको खुरदरी स्पेस लग रही थी वो एक्चुअल में क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या उंगली नुमा साख्ते हैं। उनका एक नाम है, उनको कहते हैं विलाय। विलाय जो है ये वो जगह है जहाँ पे मोस्टली आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, फूड एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के अंदर एंटर होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बॉडी पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ से शुरू होता है, इसकी स्टार्टिंग इलियम से स्टार्ट होकर ये एनएस पे क्लोज करता है। उसके अलावा इसकी जो डायमेंशंस हैं वो देखें, 1.5 मीटर तक ये लॉन्ग है। और अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें तो आप लोग कहोगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.1 मीटर तक है, तो उसको स्मॉल क्यों कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर मतलब उससे कम है तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स डायामीटर। अब देखें स्मॉल इंटेस्टाइन है तो लंबी लेकिन वो इस तरह क्लोजली पैक्ड है और उसका डायामीटर कम है। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात अगर हम करें तो ये है तो छोटी
एक मतलब साइज में छोटी है, लेकिन जो है मतलब इसकी लेंथ कम है, लेकिन इसका जो फैलाव है वो ज्यादा है, चौड़ी है। अब हम लोग अगर इसके पार्ट्स देखें तो इसके पार्ट्स जो हैं वो मजीद, इसके भी तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसका जो है सीकम, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वहां से सीकम शुरू होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके कॉलन है। कॉलन जो है वो तीन तरीके से डिवाइडेड है, ये देखें, ये सीकम पार्ट था। देन कॉलन जो पार्ट है ये असेंडिंग कॉलन है, ये मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज असेंडिंग कॉलन। ये दरमियान से डायगोनली जा रही है तो दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन, और ये नीचे की तरफ कॉलन जा रही है तो दैट इज डिसेंडिंग कॉलन। और लास्ट में ये जो स्पेस है, जो फूली हुई जगह, दैट इज सिग्मॉइड कॉलम। एंड पे रेक्टम आता है। रेक्टम जो है उधर फीसिस आपकी स्टोर होती है फॉर सम टाइम, देन आप एनल कैनाल या फिर एनस के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से निकाल देते हो। तो ये आपका टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब इसके अंदर आप लोग डायग्राम कौन कौन सी बनानी है, लार्ज इंटेस्टाइन के टाइम पे आपने ये डायग्राम बनानी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइम पे आप जो है लार्ज इंटेस्टाइन वाली डायग्राम बनाकर इसके अंदर ये क्लोजली पैकिंग वाली दिखा दो, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर आप लोग बस लेबलिंग कर दो कि स्टार्टिंग वाली जो पोर्शन है वो ड्यूडेनम है, देन मिडिल पोर्शन जिजुनम है, एंड द लास्ट पोर्शन इज इलियम। उसके अलावा जो है आपको ये भी आना चाहिए, आपको स्टमक भी ड्रॉ करना आना चाहिए विद लेबलिंग। जो जो डायग्राम है आपको लेबलिंग के साथ आनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग ये ड्रॉ कर, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा पूरा फेस ड्रॉ करना है, आप थोड़ी नेजल कैविटी ड्रॉ करके ये फेरिंग्स का पोर्शन जो है ये माउथ कैविटी की इस तरह से बनाकर बना सकते हो। एक से दो दफा प्रैक्टिस करने से आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायग्राम्स बनानी आएंगी। तो प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है इन केस ऑफ एनाटमी। डायग्राम मस्ट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत छोड़ें जिसमें डायग्राम आए। उसके बाद ये प्रॉपर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है ना बच्चों, ये भी आपने बनानी है। ठीक है, इसमें आपने माउथ कैविटी के अंदर से ये स्टमक देन इंटेस्टाइन और ये सारी चीजें इकट्ठी करके जो है ना, ये आपने प्रैक्टिस से आएंगी बेटा। ये बहुत सिंपल इन्होंने बनाई हुई है, और ये आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी अगर आप एक से दो दफा प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप लोग एक काम करें, अभी ये लेक्चर के बाद आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है ये सारी डायग्राम्स, एक ये डायग्राम, उसके बाद 1, 2, ये पेरेंट्स वाली, स्टमक वाली 3, स्मॉल इंटेस्टाइन 4, लार्ज इंटेस्टाइन 5, ये 5 डायग्राम्स जो हैं ये आप लोग मुझे इस टाइम पे ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप करें। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अब इसके अंदर इन्होंने वही बात जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताई थी कि सबसे पहले माउथ से फूड अंदर जाएगी, हम टीथ से उसको तोड़ेंगे। ठीक है, और सलाइवा जो है हमें हेल्प करता है उसको जो है एक बोलस बनाने में। फिर सलाइवरी ग्लैंड जो है आपकी बॉडी के अंदर 4 ग्लैंड्स मौजूद है, ऊपर मैंने आपको बताया नाम। वो जो है उसको बोलस बनाएंगे, फिर उसको पीछे की तरफ आप धकेलोगे। ठीक है, आप जो है उसको स्वॉलो करोगे, फेरेंक्स से होते हुए जो है एसोफेगिस में आपका बोलस जाएगा, एसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में जाके ये स्टोर भी हो सकता है, अप टू 2 to 6 आवर्स आपका ये फूड स्टोर भी हो सकता है। लेकिन ये घंटे दो के अंदर, एक हेल्दी इंसान घंटे दो के अंदर स्टमक से सारा फूड आगे निकाल देता है, ड्यू टू पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है वो क्या है, मसल्स की कंट्रैक्शंस। उसके बाद कह रहे हैं स्टमक में जब ये फूड होगा तो स्टमक के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, पेप्सिन होगा, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और दूसरे एंजाइम्स होंगे, वो बॉडी के जो हैं उस फूड के साथ मिक्स होंगे, उस फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन्स तो पेप्सिन से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा इसको अंडरलाइन कर ले, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। और उसके अलावा जो है मजीद इसकी डाइजेशन करने के बाद लिवर जो है वो बहुत से जो है आपके गॉल ब्लैडर, लिवर और पेंक्रियाज, ये बहुत सी सिक्रीशंस जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाता है, जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। यहाँ से फूड जो है मोस्टली डाइजेस्ट होके आगे जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। फूड एब्जॉर्ब होता है थ्रू विलाय, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाय के सूरत में जो है वो एब्जॉर्ब होगा, आपके डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, सुक्रेज जो है वो शुगर्स को डाइजेस्ट करते हैं, और अमाइलेज जो है वो पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करते हैं। ये तीनों एंजाइम्स के नाम हैं। ये एंजाइम कहाँ से आते हैं, ये आपके एसेसरी ऑर्गन से एंजाइम्स आते हैं, जो कि आपकी फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इन तीनों को भी अंडरलाइन कर लें।
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है मोस्टली जब तक लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आती है, आपकी फूड मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थोड़ा सा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, और थोड़ी देर के लिए जो है आपकी फीसिस जो है वो स्टोर भी हो सकती है। मिनिमम सीट लगा लें कि 2 to 7% तक इधर भी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। और लास्ट में जो टोटली अनअब्जॉर्ब चीज़ें हैं वो आपके रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर करेंगी, एंड देन एनएस से आप उनको अपनी बॉडी से रिमूव कर दोगे। ये जो शुरू में सबसे स्टार्ट के अंदर मैंने आपको पूरा टेक्निक पूरा तरीका बताया था, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इसके अंदर चीज़ें थी जो मैंने नहीं बताई थी वो मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, इसको अंडरलाइन करें। एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब एसिड की न्यूट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है? आपका जो स्टमक है उसके अंदर एसिड्स हैं। आपकी फूड जब स्टमक से चर्न होकर, स्टमक से प्रोसेस होकर जब इंटेस्टाइन में आती है तो वो एसिडिक होती है। लेकिन आपके जितने भी ये पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और बाइल के जो एंजाइम, गॉल ब्लैडर के जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स जो हैं ये एसिडिक पीएच में काम नहीं कर सकते, मतलब डाइजेशन नहीं करेंगे। तो इस चीज को काउंटरएक्ट करने के लिए आप बायकार्बोनेट होता है पेंक्रियाटिक पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस के अंदर, जो कि इस एसिडिक जो भी कंटेंट आता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वो एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर इसके अपने हार्मोन्स होते हैं जो कि उसको थोड़ी सी बेसिक पीएच के ऊपर ले जाते हैं। आपका स्टमक एसिडिक पीएच पे काम करता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। तो उसको एसिडिक को बेसिक पीएच में कन्वर्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन करते हैं स्टमक के एसिड की। ये अंडरलाइन करें। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अब तक हमने प्रोटीन के लिए 3 एंजाइम का नाम पढ़ लिया है। ऊपर हम लोगों ने पेप्सिन का नाम पढ़ा, नंबर 1 प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। नंबर 2 ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने पेप्टाइडेज पढ़ा था, ये भी डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को। 4 एंजाइम्स के हमने नाम पढ़ लिए हैं अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, जो कि प्रोटीन्स को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको, तो आप लोगों ने इनको अंडरलाइन कर लें, चारों का नाम साइड पे लिख लें। अगर आपको इसके अंदर से लगता है कि इसके अंदर से मुझे ठीक तरीके से प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई किताब में, तो चीज़ मिस हो सकती है, तो साइड पे लिख सकते हैं आप। अमाइलेज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अमाइलेज जो है डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड को। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अमाइलेज डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड एक्चुअली में क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अमाइलेज जो है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसेकेराइड्स को भी, डाइसेकेराइड्स को भी, और पॉलीसेकेराइड्स को भी। अब एक और चीज, जब हम अमाइलेज की बात करते हैं तो अमाइलेज जो है वो आपके माउथ में भी मौजूद होता है। अमाइलेज जो है वो आपके सलाइवा में मौजूद है। तो ये एक बड़ा जो है इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि माउथ के अंदर जब आपका फूड है, जब आप उसको तोड़ रहे हो अपने दांतों से, तो क्रशिंग कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो ताकि आप उसको निगल सको, तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसी टाइम पे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो उसी टाइम पे उसका जो मॉलिक्यूल है वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर ही शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट आपके सलाइवा में मौजूद अमाइलेज से की वजह से, की मदद से माउथ के अंदर ही अपनी डाइजेशन शुरू कर देता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाती है, और प्रोटीन की डाइजेशन आपके कहाँ पे होती है? इनटू द स्टमक। और फिर तीसरी चीज, हम लोग 3 ही गजाइयत हासिल करने के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट्स जो हैं ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होंगे, जहां पे आपके बाइल की सिक्रीशंस जो हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको एमल्सिफाई करेंगी। फैट को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसकी सबसे पहले एमल्सिफिकेशन होती है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करके, उसको एब्जॉर्ब कर, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में। और फैट के बहुत छोटे मॉलिक्यूल में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को निकालने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, बॉडी को बहुत टाइम लगता है। लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड्स। तो जो लिपिड्स यानी फैट्स जो हैं उनके लिए कौन सा एंजाइम आपके गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद है? लाइपेज। एक दफा हम लोग रिपीट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या की? आपकी गजाइयत में 3 चीजें मुश्तमिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाएगा? अमाइलेज। प्रोटीन्स के लिए आपने यहाँ पे अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 4 हार्मोन्स के नाम पढ़े हैं, ट्रिप्सिन, सॉरी, एंजाइम्स के नाम पढ़े हैं,
हार्मोन्स नहीं है, ये एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड पेप्टाइडेज, ये चार आपके एंजाइम्स हो गए। और लास्ट में हमने लाइपेज यानी फैट्स के लिए हमने कौन से एंजाइम का नाम पढ़ा है? लाइपेज। तो ये चीज़ें डिटेल में आपकी फिजियोलॉजी में भी हैं, यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई हैं, तो ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। इसको एक दफा अब आप लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को कंप्लीटली तौर पे पढ़ लें।